मैं सचिन गौड़ एक बार फिर पुनः आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में बच्चों स्वागत करता हूं। आज फिर हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान और आज का हमारा जो विशेष टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में होगा। साथ ही साथ आज हम जानेंगे थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। एक लास्ट में जाके आपका एक मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको 15 से 20 मिनट के अंदर 15 से 20 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। चलिए बच्चों, आज हम ये जान लेते हैं कि ये जो लेक्चर है हमारा किन परीक्षाओं में उपयोगी होने वाला है। यूपी SSC, यूपीएससी और यूपी टेट, यूपी पुलिस, सुपर टेट, लेखपाल जैसी परीक्षाओं में ये लेक्चर आपको काम आने वाला है। उत्तर प्रदेश की नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो, वहाँ पर भी उत्तर प्रदेश की नदियों के बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है मैच होते हुए मिलेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। चलिए सभी बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को अपनी अटेंडेंस देनी है। प्रत्येक दिन की तरह सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर अपनी अटेंडेंस देनी है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस सबमिट करेंगे जय हिंद लिखकर। चलिए सभी बच्चे, सबसे पहले अटेंडेंस। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की जो नदी है उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की नदियों को 3 भागों में किस किस में बांटा गया है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलती हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां हैं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे जय हिंद लिखकर अटेंडेंस देंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश की नदियां। और उत्तर प्रदेश की जो नदियां हैं वो 3 भागों में विभक्त है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हिमालय से निकलकर जो है यूपी के अंदर बह रही है, कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से निकलती हैं, कुछ नदियां बच्चों आपकी ऐसी हैं जो दक्षिण के पठारों से निकलकर उत्तर भारत की तरफ प्रवाहित होती है। साथ ही साथ यूपी के अंदर भी उनकी कुछ ब्रांचेज, कुछ शाखाएं कुछ किलोमीटर वो यूपी के अंदर भी बहती हैं। चलिए पहले हम जान लेते हैं हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जो यूपी में बह रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक है बच्चों गंगा, एक है यमुना, एक है काली नदी। देखिए ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है, एक है काली नदी, एक है कालिंदी नदी। तो यहाँ पर बच्चों काली नदी कहा गया है। काली नदी का मतलब है शारदा नदी, ठीक है। रामगंगा, घाघरा और गंडक। गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक ये हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश के अंदर बहने वाली नदियां हैं। पेपर में बच्चों आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रभावित होती है, आपको जो है बता देना है। चलिए तेजी के साथ अब आप सभी लोगों को चैट बॉक्स में सबमिट कराना है गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक इन सभी नदियों के अंदर जो भारत में बड़ी नदी है उसको आपको चैट बॉक्स में लिखकर सबमिट कराना है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ सबमिट कराएंगे। गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक नदियों में जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियों की। उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बहने वाली जो नदियां हैं वे आपकी कौन कौन सी हैं। एक है बच्चों गोमती, एक है वरुणा, एक है पांडो, एक है ईसन, एक बच्चों यहाँ पर दी गई है रिहंद। अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। मैदानी भाग में से निकलने वाली जो नदियां हैं वे आपकी कौन कौन सी हैं यूपी के अंदर। तेजी के साथ सभी बच्चे पढ़िएगा। एक है गोमती नदी, एक बच्चों आपको दी गई है वरुण नदी, एक दी गई है पांडो, एक है ईसन और एक बच्चों आपकी है रिहंद नदी। चलिए सभी बच्चों को एक बात यहाँ पर चैट बॉक्स में सबमिट करानी है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए हम सीखेंगे भी नई चीज़ों को और साथ ही साथ रिप्लाई भी देंगे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का। आप सभी को बताना है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ भारत का प्रमुख शहर कौन सा है। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ भारत का एवं उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रमुख शहर है वो आप लोगों को चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। वेल डन। कुछ बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं लेकिन सभी बच्चों को अब अपने आंसर सबमिट कराने हैं। जो बच्चे लेट आए हैं पहले अटेंडेंस दीजिएगा जय हिंद लिखकर, उसके बाद आपको ये बताना है कि गोमती की नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बसा हुआ है। चलिए अब बच्चों हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी नदियों के बारे में जो दक्षिण के पठारों से निकलकर यूपी के अंदर बह रही हैं। ऐसी नदियां कौन कौन सी हैं बच्चों। एक है चंबल, एक है बेतवा, एक है केन, एक है सोन, एक है टोस, एक है कन्हार। बच्चों ये सभी नदी लास्ट में आके यमुना में कनेक्ट हो जाती है और यमुना किसके साथ कनेक्ट हो जाती है, गंगा में। लेकिन फिर भी इनका कुछ परसेंटेज यूपी के अंदर है, तो हम ये कह सकते हैं कि चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार
यूपी की ही नदियां हैं। हालांकि ये दक्षिण के पठारों से निकल रही हैं, लेकिन इनका कुछ हिस्सा यूपी के अंदर भी बह रहा है। फाइनली ये सभी गंगा यमुना में मिल जाती है, उसके बाद यमुना किस में कनेक्ट हो जाती है? गंगा में। चलिए चलिए तेजी के साथ बताइएगा। दक्षिण के पठारों से निकलने वाली जो नदियां हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, इन सभी नदियों में आपके पास दक्षिण पठार से निकलने वाली 6 नदियां डिस्प्ले पर है। आप सभी को बताना है इन 6 के अंदर जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है। सभी बच्चे तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए, दक्षिण के पठारों से निकलने वाली सबसे लंबी नदी जो यूपी में बह रही है कौन सी है? चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है, टोंस है, कन्हार है। चलिए चलिए, सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। आज का सेशन काफ़ी लंबा और स्पेशल होने वाला है, तो आप सभी लोगों को सेशन के साथ लास्ट तक बने रहना है और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है। चलिए चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम इन नदियों के बारे में थोड़ा सा डीपली। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं गंगा की। जो गंगा नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और गंगा की जो लंबाई है, कुल लंबाई कितनी है? 2655 किलोमीटर। आपको ध्यान रख लेना है 2655 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। उसके बाद इसका जो अंत है वह बंगाल की खाड़ी में हो जाता है। लास्ट में फाइनली ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बच्चों आपको एक ध्यान रखना है कि जो गंगा है वो भारत से निकलकर पहले बांग्लादेश में पहुंचती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये नदी गोदावरी नदी के साथ एक संयुक्त जलधारा का निर्माण करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेघना नदी बोलते हैं या मेघना की जलधारा बोलते हैं। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को चीज़ों को समझ लेना है। गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री उत्तराखंड है। गंगा की कुल लंबाई 2655 किलोमीटर है और गंगा भारत और बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल विसर्जित करती है। अब बच्चों हम बात करते हैं कि गंगा अपने आप में एक संयुक्त जलधारा है। उत्तर प्रदेश में आने से पहले ये अलकनंदा, भागीरथी नाम की 2 अलग अलग जगह हैं और ये दोनों ही नदियां आपकी उत्तराखंड में है। मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त जलधारा को ही गंगा कहा जाता है। उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग नाम की एक जगह है, वहां पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों कनेक्ट हो जाती है। उससे आगे ये एक संयुक्त जलधारा के रूप में बहती है और उस संयुक्त जलधारा को हम क्या मानते हैं? गंगा। तो आप लोगों को याद रख लेना है कि गंगा किसकी संयुक्त जलधारा है, तब बच्चों आपको आंसर देना है अलकनंदा एवं भागीरथी। चलिए अब बात करते हैं गंगा की अन्य सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। और सभी बच्चों को तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। रामगंगा के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? चलिए चलिए, सभी बच्चे तेजी के साथ अपनी आंसर को सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। रामगंगा के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? चलिए चलिए, तेजी के साथ बताइएगा। उसके बाद बच्चों यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक और गोमती, ये सभी नदियां गंगा की कैसी नदी हैं? सहायक नदी हैं। सहायक नदी उस नदी को कहा जाता है जो कहीं ना कहीं लास्ट में आकर गंगा में कनेक्ट हो जाती हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? गंगा की सहायक नदी, या फिर हम कह सकते हैं गंगा की उपनदियां। चलिए चलिए, रामगंगा के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए चलिए बच्चों, बरेली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है, इन फ्यूचरली ये आपको बहुत काम आने वाला है। चलिए चलिए, अब बच्चों हम बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड में बंदरपूंछ पर्वत के पास में यमुनोत्री हिमनद से है। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड है और यमुना का यमुनोत्री हिमनद है, यानी कि उत्तराखंड। चलिए चलिए, तेजी के साथ आप लोगों को ध्यान रख लेना है, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यमुनोत्री उत्तराखंड। और गंगा का कहाँ पे? गंगोत्री उत्तराखंड। चलिए अब हम बात करते हैं यमुना नदी की टोटल लंबाई की। भारत के अंदर यमुना नदी की जो टोटल लंबाई है केवल इंडिया के अंदर ही प्रभावित होती है। इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंत के बारे में। यमुना नदी का जो अंत है इलाहाबाद में गंगा नदी से संगम तट पर इसका मिलन हो जाता है। चलिए चलिए, इलाहाबाद में 3 नदियां एक साथ मिलती हैं। एक आपकी इलाहाबाद में गंगा नदी है, एक यमुना है, तीसरी एक ऐसी नदी है जो अदृश्य है
वो भूमिगत रूप से मिलती है या प्राचीन काल में मिलती थी। आप लोगों को उस तीसरी नदी का नाम बताना है। संगम 3 नदियों का संगम है, जिसमें से एक गंगा है, एक यमुना है। आप लोगों को तीसरी चैट बॉक्स में लिखकर सेंड करनी है। चलिए चलिए, जो संगम है, संगम में कितनी नदियां मिलती हैं? 3 नदी मिलती हैं, गंगा यमुना। तीसरी आपको बतानी है। तेजी के साथ चैट बॉक्स में अपने आंसर सबमिट कराइएगा। 3 से 4 सेकंड में सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराना है। जो संगम है वो किन 3 नदियों का संयुक्त रूप है? चलिए चलिए, तेजी से बताइएगा। आई होप दैट आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों ही नदियां संयुक्त रूप से मिल जाती है, और उस स्थान को क्या कहा गया है? संगम तट। संगम तट कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, यमुना की जो सहायक नदी है वह कौन कौन सी है? यमुना की सहायक नदियों में एक है चंबल, एक बच्चों आपकी कौन सी है? बेतवा, एक आपकी क्या है? गिरी, और एक आपकी क्या है? केन। आपको अच्छे से याद रख लेना है बच्चों। यमुना की जो सहायक नदियां हैं वे चंबल है, बेतवा है, गिरी है और केन है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों ने सेशन को थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है उन सभी को जय हिंद लिखकर आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? रामगंगा नदी का जो उद्गम स्थल है बच्चों, उत्तराखंड का दूधातोली पर्वत है। चलिए, उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा दूधातोली नाम का पर्वत है, उसी से रामगंगा नदी का उदय होता है, और इसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है? 580 किलोमीटर है। चलिए चलिए, तेजी के साथ आपको याद रख लेना है। रामगंगा की जो कुल लंबाई है वह आपकी 590 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? रामगंगा नदी का जो अंत है बच्चों, कन्नौज के निकट गंगा में हो जाता है। चलिए, फाइनली रामगंगा भी कन्नौज, कानपुर के पास में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आकर रामगंगा गंगा के साथ क्या हो जाती है? अटैच हो जाती है। चलिए, इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? कोहो है। रामगंगा में आकर मिलने वाली टोटल नदियाँ कितनी हैं बच्चों? 1 है, और उस एक नदी का नाम क्या है? कोहो। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल दूधातोली पर्वत है, इसकी लंबाई 590 है, और कन्नौज के निकट ये गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम कोहो है, और रामगंगा के किनारे बसा हुआ उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रमुख शहर है वह आपका बरेली है। चलिए अब बच्चों हम थोड़ा सा अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं बच्चों घाघरा नदी की। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल जो है तिब्बत के पहाड़ों से है, पठारी क्षेत्रों से है, सॉरी। घाघरा जो नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है भारत में और तिब्बत में? 1080 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? छपरा में। छपरा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका बिहार में पड़ता है। छपरा में आकर ये किस नदी के साथ अटैच हो जाती है? गंगा के साथ अटैच हो जाती है। चलिए एक बार हम चीज़ों को पुनः रिपीट करते हैं। जो घाघरा नदी है इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार हैं। तिब्बत के पठारों से निकलकर उत्तराखंड होते हुए ये यूपी के अंदर प्रवेश करती है, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है कितनी है? 1080 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? छपरा बिहार में इसका अंत हो जाता है, और ये वहाँ पर आकर फाइनली कौन सी नदी के साथ मिल जाती है? गंगा नदी के साथ मिल जाती है। बहुत बार बच्चों आपसे परीक्षाओं में ये भी पूछा जाएगा कि घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है। एक है बच्चों राप्ता, एक है शारदा, एक है छोटी गंडक। आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उनका नाम क्या है? राप्ता, शारदा और छोटी गंडक। चलिए आप लोगों को अब थोड़ा सा आगे सेशन को लेके चलना है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। गोमती नदी की बात करते हैं। चलिए गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है बच्चों वह कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से गोमती नदी का उद्गम स्थल होता है, और इसकी टोटल लंबाई यूपी के अंदर कितनी है? 940 किलोमीटर। सभी बच्चों को लेंथ को अच्छे से ध्यान रखना है। गोमती नदी की जो टोटल लेंथ है यूपी के अंदर वह कितनी है? 940 किलोमीटर। इसका अंत गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में गंगा नदी में हो जाता है। गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत, टोटल लंबाई 940, और इसका जो अंत है यानी कि मुहाना है वो कहाँ पर बनता है? गाजीपुर के पास में ये गंगा में आकर अटैच हो जाती है। कई बार बच्चों ये भी आपसे पूछा जाएगा कि गोमती की सहायक नदियाँ कौन सी है। गोमती की जो सहायक नदियाँ हैं वह है आपकी जोमकाई, एक है बरना, एक है सई, एक है गच्छा। चलिए चलिए चलिए, तेजी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद लिखकर सेंड करना है।
जो बच्चे सेशन में लेट आए हैं उनको इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रतिदिन 9 बजे आप लोगों को लाइव आ जाना है। चलिए 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 तेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जोमकाई, बरना, सई और गच्छा गोमती की क्या हैं? सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं काली नदी की, यानी कि शारदा नदी की। अगर बच्चों आपसे कालिंदी पूछा जाता है तो महानदी है, यदि आपसे काली नदी पूछा जाता है फिर आपका आंसर है शारदा नदी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कालिंदी का मतलब महानदी और काली नदी का मतलब शारदा नदी। चलिए अब कन्फ्यूजन दूर हो गया है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। शारदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ नामक स्थान से शारदा नदी का उद्गम होता है और इसकी जो कुल लंबाई है वह कितनी है? 480 किलोमीटर है। आगे बढ़िएगा, इसका अंत कहाँ पर होता है? बहराम घाट के पास में जाके घाघरा नदी में ये मिल जाती है। एक बार हम चीज़ों को पुनः रिपीट कर दे हैं। शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसकी जो कुल लंबाई है वह भारत में कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? बहराम घाट पर। और बहराम घाट में कौन सी नदी के साथ अटैच हो जाती है बच्चों? घाघरा नदी के साथ अटैच हो जाती है। चलिए बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 में हमको ये बताया गया है सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं। शारदा नदी की जो सहायक नदी है उनका नाम है सरयू नदी, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया और लिसार। चलिए चलिए क्वेश्चन पेपरों में इस प्रकार बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शारदा नदी की सहायक नदी नहीं है? और विकल्प आपके पास होंगे शारदा, पूर्वी रामगंगा, दहावर, सुहेली, धरिया और लिसार। एक ऑप्शन एग्जामिनर गलत बनाकर देगा, वही आप लोगों को फाइंड कर लेना है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थोड़ा सा गंडक नदी की हम बात कर लेते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत नेपाल सीमा पर है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल के पहाड़ों से निकलती है। और नेपाल का कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये निकलती है? धौलागिरी पर्वत से। नेपाल के धौलागिरी पर्वत से निकलकर गंडक नदी यूपी में बहती है। यूपी में भी इसका बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आई होप दैट गोरखपुर है, और गोरखपुर से ही ये निकल जाती है। बाकी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इसका कोई अटैचमेंट नहीं है। यूपी को इसका बहुत ही कम लाभ मिलता है। गंडक नदी से जो भी विद्युत का उत्पादन होता है या जो भी डैम बनाकर पानी का कलेक्शन किया जाता है उसका लाभ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट और नेपाल को होता है। मुख्य रूप से जो गंडक नदी है यह नेपाल की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से भी इसका थोड़ा बहुत लिंक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई टोटल 630 किलोमीटर है और भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 300। इसका जो अंत है वो पटना के निकट गंगा में हो जाता है। ये कहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाती है? पटना के पास में गंगा में जाके ये मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है त्रिशूली गंगा। चलिए चलिए हम चीज़ों को एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वह है नेपाल का धौलागिरी पर्वत। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है और इंडिया के अंदर इसकी जो लंबाई है वह 300 किलोमीटर है। इसका अंत कहाँ पर होता है? पटना के पास में रामगंगा में आकर यह मिल जाती है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है, सहायक नदी इसकी कितनी है? 1 है और उस सहायक नदी का नाम क्या है? त्रिशूली गंगा। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। राप्ती नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ लेना है। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे जो है अपनी अटेंडेंस सबमिट कराएंगे जो सेशन में लेट आए हैं। बच्चों सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। यदि आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, कभी ना कभी वो चीज़ें आपको परीक्षाओं में काम आएगी किसी ना किसी रूप में। जो बच्चे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हैं यूपी के, उनके लिए बहुत ही यूजफुल सेशन है। लगभग 10 से 15 वीडियो के अंदर मैं सारे यूपी के जितना भी इतिहास है, भूगोल है, यूपी का राजनीतिक पोर्शन है या यूपी में प्रथम है, ज़िले हैं, अभ्यारण्य है, उत्तर प्रदेश का जो इन्वायरमेंट है, इन सभी के ऊपर 15 से 20 लेक्चर में मैं टोटली आपको ये कवर करा के दूंगा। चलिए बात करते हैं राप्ती नदी की। राप्ती नदी का उद्गम स्थल बच्चों क्या है? नेपाल है। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 640 है और इसका अंत बाहर हस के निकट घाघरा नदी में हो जाता है। चलिए राप्ती नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के पहाड़ों से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 640 किलोमीटर है और ये कहाँ पर मुहाना बनाती है? ये घाघरा नदी के साथ आकर अटैच हो जाती है और कौन से स्थान पर? बाहर हस नाम के स्थान पर अटैच हो जाती है। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। चंबल नदी के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ लेना है। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में जो दक्षिण के पठारों की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं
उन्हीं से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है और इसकी कुल लंबाई कितनी है बच्चों, 966 किलोमीटर है और इसका अंत यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट के पास में यमुना नदी से हो जाता है। चलिए एक बार हम चीज़ों को पुनः रिपीट करते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो कुल लंबाई है वह 966 किलोमीटर है। इसका अंत इटावा के पास यमुना नदी से हो जाता है। आगे बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। चंबल नदी की जो सहायक नदी है बच्चों वे कौन कौन सी है, पार्वती है, नवाज है, बनास है, छिप्रा है और दूधी है। चलिए सभी बच्चों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, छिप्रा नदी के किनारे बसे हुए भारत के सबसे प्रमुख शहर का नाम आप लोगों को बताना है। सभी बच्चे चैट बॉक्स में जाएंगे, चैट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है? अरे सभी बच्चों को बताना है छिप्रा नदी के किनारे बसे हुए भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए सभी बच्चे बताएंगे छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे प्रमुख शहर कौन सा है। चलिए सभी बच्चे फास्टली कमेंट कीजिएगा। छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ भारत का सबसे प्रमुख शहर मध्य प्रदेश का उज्जैन है और उज्जैन के किनारे ही 12 साल में एक बार कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। भारत में टोटल 4 कुंभ लगते हैं, उनमें से एक कुंभ का आयोजन जो है वह छिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वह आपका डिस्प्ले पर है। बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बैतूल से ही आपको ध्यान रख लेना है। बैतूल डिस्ट्रिक्ट है एमपी के अंदर, वहां से बेतवा नदी का उद्गम स्थल है। इसकी जो टोटल लंबाई है भारत में कितनी है? 480 किलोमीटर है। इसका अंत कहां पर होता है? हमीरपुर के पास में यमुना नदी के साथ इसका अटैचमेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमीरपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर यमुना में यह नदी समा जाती है, वहीं पर यह मुहाना बनाती है। मैं एक बार चीजों को पुनः रिपीट कर देता हूं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश है। इसकी जो टोटल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। इसका अंत कहां पर होता है? हमीरपुर के पास में यमुना नदी के साथ इसका अटैचमेंट हो जाता है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। बेतवा नदी की जो सहायक नदी है उनके नाम बताना है आपको, धनास और बीना। चलिए तेजी के साथ आप लोगों को समझना है बातों को। बेतवा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके नाम क्या है? एक है बनास, एक है बीना। आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं सोन नदी की। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका मध्य प्रदेश है। इसकी टोटल लंबाई भारत में कितनी है? 784 किलोमीटर। इसका अंत पटना के पास में होता है और पटना में जाके यह कौन सी नदी में मिल जाती है? पटना बिहार में है और वहां पर गंगा नदी के साथ इसका अटैचमेंट हो जाता है, वहीं पर यह मुहाना बनाती है। कई बार बच्चों परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि महानदी सोन नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, सॉरी उल्टा भूल गया। सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं वह कौन कौन सी है? महानदी है, रिहिंद है और घग्गर है। चलिए तेजी के साथ चीजों को याद रख लेना है। सोन नदी में आकर मिलने वाली जो नदियां हैं वे कौन कौन सी है? महानदी है, रिहिंद है और घग्गर है। चलिए अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आज का जो मेन टॉपिक है वह आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से 10 से 12 नदियों के बारे में स्टडी किया। वो सभी की सभी नदी उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखती है। उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था है उसे एक ताकत प्रदान करती है। आगे अब हम बात करेंगे बच्चों, आज का एक स्पेशल टेस्ट आपके लिए आयोजित किया गया है, मॉक टेस्ट। इसमें हम जानेंगे 15 से 20 क्वेश्चन के बारे में। सभी बच्चों को प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर है वो सबमिट कराना है। कोई भी बच्चा सेशन को छोड़कर नहीं भागेगा। चलिए हम बढ़ते हैं आज के मॉक टेस्ट की तरफ। बच्चों डिस्प्ले पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। तेजी के साथ चीज़ों को पढ़ना है और उनका आंसर आप लोगों को देना है। उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का जो महल है वह कहाँ पर स्थित था? अकबर ने अपनी पत्नी जोधाबाई के लिए एक महल बनवाया था। वह महल कहाँ पर है? कारण है जोधाबाई हिंदू थी और अकबर इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। उसके पूजा पाठ के लिए अकबर ने उस महल के अंदर एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जो कि अकबर की उदारता को दर्शाता है। और आप लोगों को ये बताना है बहुत तेजी के साथ, रानी जोधाबाई का जो महल है वह कहाँ पर स्थित था। एक विकल्प आपको दिया गया है फतेहपुर सीकरी,
एक फिरोजाबाद, एक आगरा, एक अकराबाद। चलिए चलिए तेजी के साथ आप लोगों को आंसर सबमिट कराने हैं। महारानी जोधाबाई का जो महल है अकबर के द्वारा बनवाया गया था, वह महल कहां पर था? तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। 4 विकल्प डिस्प्ले पर दिए गए हैं और आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर अकराबाद आपका गलत है, आगरा भी गलत है और आपका फिरोजाबाद भी गलत है। राइट जो आंसर है बच्चों वो आपका है फतेहपुर। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी लोगों को याद रख लेना है, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का जो महल है वह आपका फतेहपुर सीकरे में है। चलिए अब हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले पर आ चुका है और आई होप दैट आज का जो सब्जेक्टिव टॉपिक है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बच्चे सेशन में लेट जुड़े हैं उन सभी को इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। सभी को अब अपने आंसर चैट बॉक्स में जाकर सबमिट कराने हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? दिया सलाई बोलते हैं माचिस को, माचिस का कारखाना निम्नलिखित में से कौन से शहर के अंदर नहीं है? चलिए भारत का एक छोटा सा लघु उद्योग है जो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में और लगभग बहुत से शहरों में इसके कारखाने छोटे छोटे बनाए गए हैं, लेकिन एक ऐसे शहर का नाम आपको बताना है जहां पर इसका एक भी कारखाना नहीं है। बच्चों एक विकल्प आपको दिया गया है बरेली, एक इलाहाबाद, एक आगरा, एक आपको दिया गया है सहारनपुर। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शहर है जहां पर दिया सलाई बनाने का एक भी कारखाना नहीं है? सभी बच्चों को चैट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर सबमिट कराना है 3 से 4 सेकंड के अंदर। चलिए चलिए सभी अपने आंसर सबमिट कराएंगे। बरेली बच्चों यहाँ पर क्या है? गलत है। इलाहाबाद भी गलत है, सहारनपुर भी गलत है। उसका रीजन ये है इन तीनों ही सिटी के अंदर दिया सलाई बनाने का कारखाना है। यदि इन 4 में से कहीं पर दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है तो बच्चों वह आपका क्या है? आगरा। तो इसलिए आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाता है बच्चों वो सी हो जाता है। चलिए अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड का कारखाना है, जिसको हम शॉर्ट में TSL भी बोलते हैं? TSL का जो कारखाना है भारत में कौन से स्थान पर है? एक सरकारी कंपनी है, एक है मेरठ, एक है बच्चों रामपुर, एक आपका दिया गया कानपुर, एक आपको बच्चों दिया गया इलाहाबाद। सभी बच्चों को तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट करा लेने हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड का कारखाना है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TSL। TSL का कारखाना भारत में कहाँ है? TSL एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि भारत सरकार के अंडर में काम करती है। इसका कारखाना उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी के अंदर है? आपको तेजी के साथ चैट बॉक्स में सबमिट कराना है। चलिए चलिए TSL का कारखाना भारत में कहाँ पर है? कौन सी सिटी के अंदर है? तेजी के साथ बताइएगा। TSL का संबंध इंजीनियरिंग से है और ये भारत का एक सरकारी उपक्रम है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी में इसका कारखाना है? मेरठ, रामपुर, कानपुर और एक इलाहाबाद। चलिए चलिए 4 सेकंड में सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए 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 बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करा रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बताइएगा। एक बच्चों आपको मेरठ दिया गया है जो कि गलत है, रामपुर दिया गया है यह भी गलत है, कानपुर दिया गया है यह भी गलत है और बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह है आपका इलाहाबाद। TSL का जो कारखाना है वो भारत के उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के अंदर है और उसके कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? ये इलाहाबाद के अंदर पड़ता है। चलिए याद कर लेना है। अब हम बात करते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं वह कहाँ पर स्थित है? चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ चीज़ों को पढ़ेंगे और भारत के उत्तर प्रदेश में पहाड़ियों की स्थिति बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं वो केवल 2 ही स्थानों पर हैं। वे 2 स्थान आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। चलिए एक आपको दिया गया है बच्चों डिस्प्ले पर नोएडा और साहिबाबाद, एक आपको दिया गया बरेली, रामपुर, एक दिया गया मंसूरपुर और नवाबगंज, एक बच्चों दिया गया है चुर्क एवं डल्ला। चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में सीमेंट बनाने के कारखाने केवल 2 शहरों के अंदर हैं। उन 2 शहरों का आपको नाम बताना है। वे 2 सिटी नोएडा साहिबाबाद है, बरेली रामपुर है, मंसूरपुर नवाबगंज है या फिर चुर्क और डल्ला है। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे।
उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से शहर हैं जहां पर सीमेंट बनाने के कारखाने उपलब्ध हैं? तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। नोएडा साहिबाबाद यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी पठारी या पर्वतीय क्षेत्र नहीं है। बरेली रामपुर भी आपका गलत है, यहाँ पर भी कोई पर्वतीय और पठारी क्षेत्र नहीं है। मंसूरपुर नवाबगंज भी आपका गलत है। चुर्क और डल्ला बच्चों यहाँ पर आपका राइट आंसर है। ये आपका सोनभद्र के अंदर पड़ने वाले 2 लोकल सिटीज़ हैं। यहाँ पर सीमेंट बनाने के कारखाने हैं और सभी कारखाने जेपी सीमेंट के अंडर में काम करते हैं। ये आपको ध्यान रख लेना है कि चुर्क और डल्ला यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं? ये सोनभद्र के अंदर आते हैं और यहाँ पर जितने भी सीमेंट बनाने के कारखाने हैं वे सभी के सभी जेपी सीमेंट के हैं, जो कि एक प्राइवेट सीमेंट कंपनी है। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो मुख्य औद्योगिक केंद्र है वह कहाँ पर है? चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप ऑप्शन की तरफ आ जाइएगा। चलिए तेजी के साथ पढ़िएगा सभी बच्चे। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है बच्चों? एक विकल्प आपको दिया गया है लखनऊ, एक हाथरस दिया गया है, एक कानपुर दिया गया है, एक गाजियाबाद दिया गया है। सभी बच्चों को तेजी के साथ स्टडी करना है। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का औद्योगिक जो केंद्र है वह कौन सा है? चलिए चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर दीजिएगा। एक बच्चों लखनऊ दिया गया है, एक हाथरस, एक कानपुर, एक गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो औद्योगिक केंद्र है वह कहाँ पर है बच्चों? गाजियाबाद आपका गलत है, कानपुर भी गलत है, हाथरस भी आपका गलत है। यहाँ पर जो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाता है वह देखो आपके 3 विकल्प पूर्ण रूप से गलत हैं। कौन कौन से? डी भी आपका गलत है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सी की तो सी भी आपका गलत है, हाथरस भी गलत है। यहाँ पर बच्चों जो बिल्कुल राइट आंसर है वह आपका लखनऊ है। लखनऊ के अंदर ही उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म यंत्र बनाने का औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त जो स्टॉक एक्सचेंज है वह कहाँ पर स्थित है? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम UPSE बोलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसको हम बोलते हैं UPSE, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज। वह उत्तर प्रदेश की कौन सी सिटी के अंदर है? ठीक है, एक विकल्प बच्चों आपको दिया गया है लखनऊ, एक आपको दिया गया है गाजियाबाद, एक आपको दिया गया है वाराणसी, एक बच्चों आपको दिया गया है कानपुर। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या केवल 1 है। वह उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में है? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर। तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर सबमिट करा देने हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वह लखनऊ के अंदर नहीं है, गाजियाबाद के अंदर भी नहीं है, वाराणसी के अंदर भी नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है UPSE वह कौन सी सिटी के अंदर मौजूद है? कानपुर। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका कानपुर हो जाना है। चलिए हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है उनकी संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश के टोटल जो मंडल है उनकी संख्या आप लोगों को बतानी है। तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ अपने आंसर सबमिट कराएंगे। एक विकल्प आपको दिया गया है 12, एक आपको दिया गया है 15, एक 13 दिया गया है, एक 18। मैं पहले लेक्चर के अंदर आप सभी को ये पढ़ा चुका हूं सब्जेक्टिव में कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल मंडल है उनकी संख्या कितनी है। तो आप लोगों को तेजी से आंसर सबमिट कराना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन रिपीट है वो आपको याद हो जाना चाहिए। इन फ्यूचरली जब भी वो आपका सामना करेगा तो वह सरेंडर कर देगा, यानी कि आप बिल्कुल उसको जो है वेरीफाई कर दोगे। चलिए 12 आपका गलत है, 15 भी गलत है, 13 भी गलत है। यूपी के अंदर मंडलों की जो संख्या है बच्चों वो कितनी है? 18 है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश के
प्रत्येक जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है। एक बच्चों आपको दिया गया है जिलाधीश, एक कानूनगो, एक तहसीलदार, एक आपको दिया गया आयुक्त। चलिए सभी बच्चों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ऑप्शन को भी स्टडी कर लिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, तेजी के साथ चैट बॉक्स में आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। जिलाधीश, कानूनगो, तहसीलदार, आयुक्त। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। बच्चों आयुक्त यहाँ पर गलत है, तहसीलदार भी गलत है, कानूनगो भी आपका गलत है, और यहाँ पर बच्चों जो आपका राइट आंसर है वह आपका जिलाधीश है। आप लोगों को अच्छे से ध्यान रख लेना है। चलिए हम अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल, एक आपको दिया गया है विधान परिषद, एक आपको दिया गया है मुख्यमंत्री, और एक बच्चों आपको दिया गया है विधानसभा। तेजी के साथ सभी बातों को स्टडी करना है और 3 से 4 सेकंड में आप लोगों को अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तेजी के साथ सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल बिल्कुल गलत है, विधान परिषद भी गलत है, और मुख्यमंत्री भी आपका गलत है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद सदैव वहां की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए बच्चों आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। चलिए तेजी के साथ चीजों को पढ़ना है। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीट है विधानसभा की वह कितनी है वो आपको इजीली बताना है। एक आपको दिया गया है 405, एक दिया गया है 450, एक आपको दिया गया है 480, एक आपको दिया गया है 404। चलिए क्वेश्चन रिपीट है, पहले लेक्चर के अंदर भी हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। सभी बच्चों को 3 से 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल विधानसभा की जो सीट है वह कितनी है, तेजी के साथ आप लोगों को सबमिट कराना है। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। 405 यहां पर गलत है, 450 भी गलत है, 480 भी गलत है। यहां पर जो राइट आंसर है बच्चों वो कितना है, 404 है। लेकिन आप लोगों को इसे ध्यान रखना है कि इलेक्शन 403 पर होता है और एक राज्यपाल के द्वारा सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो टोटल जो रिजर्व है वह कितनी सीट है आपकी, 404 है। लेकिन अगर ये पूछा जाए चुनाव कितनी सीटों पर होता है तब आपको बताना है 403। चलिए सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे, सेशन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। मैं कल बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का जो बुलंद दरवाजा है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन बच्चों यहां पर आपको बताना है सिटी कौन सी है। बुलंद दरवाजा यूपी के कौन से शहर में है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा चैट बॉक्स में जाकर। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है। चलिए आपके पास 4 विकल्प हैं, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर और आगरा। सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। आगरा यहां पर बिल्कुल गलत है, जौनपुर भी आपका गलत है, लखनऊ भी गलत है। फतेहपुर सीकरी के अंदर ही बुलंद दरवाजा है जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था 1602 में, और यही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाई गई एक इमारत है, एक एंट्री गेट है जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। उत्तर प्रदेश में चौखंडी जो स्तूप है वह कहां पर स्थित है। चलिए सभी बच्चों को तेजी से अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है। एक आपको दिया गया है इलाहाबाद, एक बच्चों आपको दिया गया है गोरखपुर, एक दिया गया है कौशाम्बी, और एक आपको दिया गया है सारनाथ वाराणसी। या तो बच्चों ऑप्शन में सारनाथ होगा या फिर आपका क्या होगा, वाराणसी। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। उत्तर प्रदेश में चौखंडी जो स्तूप है वह किसके द्वारा बनवाया गया था और किससे रिलेटेड है, कहां पर यह बनवाया गया है, ये आप लोगों को बता देना है। 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है चौखंडी स्तूप कहां पर है। केवल प्लेस बताइएगा, बाकी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चे आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए तेजी के साथ 3 से 4 सेकंड में आंसर सबमिट कराइएगा। चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है, इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी या फिर सारनाथ। तो बच्चों इलाहाबाद यहां पर आपका गलत है, गोरखपुर भी गलत है, कौशाम्बी भी गलत है। यहां पर बच्चों जो आपका राइट आंसर है वह है सारनाथ वाराणसी। यहां पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
चौखंडी जो स्तूप है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, 3 मंजिल का एक स्तूप है और लकड़ी की कुर्सी के आकार का है। ये सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को याद कर लेना है। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में स्थित है। बनवाया किसके द्वारा था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। किस चीज़ से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? जो अयोध्या के शिलालेख हैं वो कौन से काल के हैं? चलिए तेजी से बताना है। मौर्य काल के हैं, गुप्त काल के हैं, शुंग काल के हैं या फिर कुषाण काल के हैं? चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। आपके पास 3 से 4 सेकंड का समय है, उसी के अंदर आंसर सबमिट कराना है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के जो शिलालेख हैं वह कौन से वंश से संबंधित हैं, कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर बच्चों आपका कुषाण काल? चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आंसर सबमिट कराने हैं। अयोध्या के जो शिलालेख हैं वह कौन से काल से संबंधित है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या फिर कुषाण काल? चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं राइट आंसर की तरफ। यहाँ पर आपका जो आंसर है मौर्य काल, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये आपका गलत हो जाता है। गुप्त काल ये भी आपका गलत हो जाता है। कुषाण काल भी गलत हो जाता है। जब आप हिस्ट्री के अंदर ब्राह्मण साम्राज्य पढ़ते हो तब वहाँ पर आप शुंग के बारे में पढ़ते हो। और साथ ही साथ आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जो शुंग है उनके एक राजा हुए धनदेव। धनदेव के द्वारा अयोध्या के शिलालेखों का निर्माण कराया गया था। उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या के शिलालेख हैं उनका संबंध शुंग वंश से है। और शुंग वंश के कौन से शासक के द्वारा अयोध्या के शिलालेखों का निर्माण कराया गया था? धनदेव के द्वारा। चलिए अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्प्ले पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुगल कालीन जो लाल किला है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। और यूपी की कौन सी सिटी के अंदर है बच्चों? कानपुर है, एक लखनऊ है, एक फतेहपुर सीकरी है, एक आगरा है। चलिए सभी बच्चे तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। मुगल कालीन लाल किला यूपी में कहाँ पर स्थित है? एक लाल किला दिल्ली में है, लेकिन बच्चों यहाँ पर आपसे पूछा गया यूपी का जो लाल किला है वह कहाँ पर स्थित है? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। कौन सी सिटी में बनवाया गया? चलिए वेल डन। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। सभी को अपने आंसर चैट बॉक्स में सबमिट कराने हैं। एक बच्चों यहाँ पर कानपुर जो दिया गया है यह आपका पूर्ण रूप से गलत है। ए ऑप्शन आपका बच्चों गलत हो जाता है। कानपुर भी गलत हो जाता है, फतेहपुर सीकरी भी गलत हो जाता है। यहाँ पर जो राइट आंसर है वह बच्चों आपका क्या है? आगरा। आगरा का जो लाल किला है वह आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। उसके बाद बच्चों ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाना है। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा सभी बच्चों को एग्जिट करने से पहले वंदे मातरम का एक जयकारा लगा देना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? चलिए सभी बच्चों को तेजी के साथ आंसर देने हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक के स्तंभ लेख हैं? मथुरा के जो स्तंभ लेख हैं वह किस राजा के द्वारा खुदवाए गए थे, लिखवाए गए थे? आप लोगों को तेजी से बताना है। एक विकल्प बच्चों आपके पास है कनिष्क, एक आपके पास है समुद्रगुप्त, एक अशोक, एक आपका क्या है? बिंदुसार। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराएंगे। अरे भाई लास्ट क्वेश्चन है, कम से कम लास्ट क्वेश्चन का तो सही आंसर दीजिएगा। और कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो आंसर अपना सबमिट नहीं कराएगा। सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। एग्जिट करने से पहले एक बार वंदे मातरम का जयकारा भी लगा देना है। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। चलिए सभी बच्चे अपने आंसर सबमिट कराएंगे। चलिए बच्चों मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। कनिष्क यहाँ पर गलत है, समुद्रगुप्त भी गलत है, अशोक आपका यहाँ पर सही है, बिंदुसार आपका गलत है। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर जो बनता है वो आपका बनता है सी। मथुरा के जो स्तंभ लेख हैं उनका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? राइट आंसर बच्चों आपका अशोक होगा। बच्चों आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आई होप दैट आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे बच्चे जो नदियों के बारे में कम जानकारी रखते हैं, मैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी बच्चे कल दोबारा से दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप वीडियो को 1 से 2 बार प्ले कीजिएगा। वहाँ जाने के बाद आपके सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे। बाकी कल का जो चौथा लेक्चर है उसके बारे में भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें कल जानेंगे। और थैंक यू सो मच वॉचिंग अवर वीडियो।